डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। नमस्कार आपको। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। अमर उजाला के संपादक मंडल के साथ चर्चा में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का हम सब स्वागत करते हैं। गडकरी जी नमस्कार, अमर उजाला के संपादकों की तरफ से बहुत बहुत। हमारे साथ हमारे संपादक मंडल में हमारे अमर उजाला के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक इंदु शेखर पंचोली जी हैं, डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक हैं, हमारे लखनऊ के संपादक राजीव सिंह जी हैं, चंडीगढ़ से संजय पांडे जी हैं, देहरादून से संजय विज्ञान जी हैं, शिमला से राकेश भट्ट जी हैं और रविंदर वशिष्ठ जी हैं, और हमारे दिल्ली ब्यूरो से शरद गुप्ता जी हैं, हिमांशु मिश्रा है और मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपका स्वागत करता हूं। गडकरी जी, सबसे पहले तो ये जो कोरोना काल है और जिस समय पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, अनलॉक 1 शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन बावजूद तमाम सारे कदमों के अभी भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार इस दिशा में इसको रोकने के लिए क्या कर रही है, ये तो सवाल मेरा है। इसके बाद फिर हमारे सारे साथी जो है एक एक करके आपसे अपने प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कोरोना का संक्रमण की समस्या ये केवल हिंदुस्तान की नहीं है, पूरे विश्व की है और पूरा विश्व इसके कारण बहुत ही त्रस्त है। मैंने जब इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो आपको ये पता होगा कि जब कोई भी वायरस आता है, जब कोई भी वायरस होता है तो 2 प्रकार के वायरस होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे ये फ्लू, डेंगू अलग टाइप के बीच में आते थे तो हम लोग पहले टीका लगाते थे, यानी वैक्सीन लेते थे, तो वो नोन वायरस थे। ये अननोन वायरस है और ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो स्वाभाविक रूप से इसका वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। ये अभी अमेरिका में कल परसों मैंने सुना कि उन्होंने वैक्सीन ढूंढा है। हमारे देश में भी प्रयोग चालू है, पूरे विश्व में शुरू है। और जब ये वैक्सीन मिल जाएगा और हम वैक्सीन ले लेंगे तो हम कोरोना के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे, फिर हमें कोरोना अटैक नहीं कर पाएगा। और जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा सा स्थिति अड़चन की है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका संक्रमण होने की संभावना होती है। इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स में स्वाभाविक रूप से हमने जो बातें गाइडलाइन सरकार ने रखी है कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर से जाते आते ऑफिस में, घर में हाथ साफ करना चाहिए। दूसरी बात, एक सोशल डिस्टेंस जो है 1 मीटर से ज्यादा रखना चाहिए। इसकी चिंता करते हुए हमें बहुत सी चीजों को अभी हमारे को शुरू करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा इतने दिनों तक रखना ये भी संभव नहीं है। पूरा खुली छूट दे तो संक्रमण हो सकता है, इसका धोखा है। और दोनों के बीच में से मैं उसको कहूंगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। अब हम सब लोगों को एक जीवन पद्धति सीखनी होगी कि कोरोना वायरस के साथ कैसे जीना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक ये वैक्सीन आने की संभावना है, जल्दी आ जाएगा। एक बार अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो हमें अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये वैक्सीन आने तक हमको संभाल कर ही चलना होगा। और इसमें सरकार पूरा प्रयास कर रही है और सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए भी प्रयास कर रही है। और हमारी कोरोना के साथ, कोरोना वायरस के साथ भी लड़ाई शुरू है और दूसरी ओर इकोनॉमिक वॉर भी शुरू है। सरकार भी कोशिश कर रही है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है और सभी राज्य सरकार, भारत सरकार, सबको मिलकर हमें इस समय जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के ऊपर उठकर ये जो आपत्ति और ये जो संकट हमारे देश पे आया है, इसका प्रतिकार हम सबको मिलकर करना होगा। और मेरा विश्वास है कि इस संकट में हमारी भी जीत होगी और आर्थिक लड़ाई में भी हम जीतेंगे और आगे जाएंगे। अब मैं इस चर्चा को ओपन कर रहा हूं और अपने सभी संपादकीय सहयोगियों से, साथियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने सवाल पूछना शुरू करें। सबसे पहले देहरादून के हमारे उत्तराखंड के संपादक संजय विज्ञान जी ने हाथ उठाया है। संजय विज्ञान जी, अपना प्रश्न पूछें और अपना वो अनम्यूट कर लें उसको। जी बिल्कुल। नमस्कार गडकरी जी, मेरा सवाल 4 धाम परियोजना से की बारे में है। आप जानते हैं कि इस परियोजना को कुंभ से पहले पूरा किया जाना था, महाकुंभ से पहले, और 2019 में इसको पूरा करने की डेडलाइन थी। दिक्कत यह है कि महाकुंभ अब बस आ ही गया है सिर पर। ना तो ऑल वेदर 4 धाम रोड के कंप्लीशन के कोई अच्छे संकेत मिल रहे हैं और ना ही हरिद्वार के आसपास जो फ्लाईओवर और सड़कें बननी थी
उनका चौड़ीकरण होना था वो भी नहीं है। तो जब श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ में तभी उनको चार धाम की यात्रा का भी अवसर हमें देना था। तो अब ये काम कैसे होगा, इसकी रणनीति क्या है केंद्रीय मंत्रालय की? देखिए, हरिद्वार से आगे देहरादून तक की जो रोड है, नेशनल हाईवे है जी, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसको हमने टर्मिनेट किया। उसमें काफी दिक्कतें आई। मैं 5 साल के पहले, मंत्री बनने के पहले ही पुराने समय इनको ऑर्डर दिया गया था और हमने खूब कोशिश की, आखिर उसको टर्मिनेट किया, नए टेंडर निकाले और नए काम दिए। मेरी जानकारी से अब ये रोड के ऊपर हरिद्वार बाईपास और उसके साथ जो बीच में फ्लाईओवर है, शायद उसका काम थोड़ा सा है, जी, पर संभवतः कुंभ के पहले ये पूरा होगा। पर आप मुझे जो प्रश्न चार धाम का पूछ रहे हैं वो तो मैंने आपको पूछना चाहिए। जी, मैं इसलिए दुखी हूं कि आप क्या, कितने बार आपने काम बंद पड़ा, आपने ने, आपके वहां के लोगों ने जी, जी, कितने बार कोर्ट ने स्टे दिया, और आपका आप मुझे माफ करना, आप हम्म, दोनों बाजू से बोलते हो। हम्म, इस काम को कम से कम 25 बार बंद किया गया। कभी पेड़ तोड़ने हैं तो उसकी अनुमति नहीं दी, फिर दिल्ली में आए, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन ले लेके हैरान किया, जैसा हम कोई पाप कर रहे हैं वहां रोड बनाने का, इस प्रकार की स्थिति आई। मैंने कम से कम 25-50 मीटिंग कराई उधर काम रोकने के लिए। अभी भी कोई भी आता है एनजीओ और कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसको स्टे करता है, कभी हाई कोर्ट स्टे करता है, कभी आकर दिल्ली में आके ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाके जाते हैं। अब क्या मैं काम कैसे करूं? अगर काम अवार्ड करने के बाद भी ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करूंगा? फिर कभी आपको सैंड चाहिए तो सैंड वालों के ऊपर सरकार ने बैन डाल देते। अब मुझे बताइए कि आज हमारे देश में आज अगर सैंड नहीं मिलेगी, एग्रीगेट नहीं मिलेगा, तो कैसे कम करेंगे? रोड के का काम कैसे हो पाएंगे? मैं बिल्कुल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के फेवर में हूँ। ये रोड बनने से ऑल सीजन रोड बनेगा ताकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चारों पर हम साल भर जा सकेंगे। जो ओली करके जगह है जोशीमठ के पास, वो मैंने प्रयास किया उसको वर्ल्ड की एक टूरिज्म की बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। मैंने उत्तराखंड सरकार को कहा कि मैं भी सहयोग करता हूँ ताकि वहाँ डावोस जैसा था स्विट्जरलैंड में, उससे भी अच्छा ये बन सकता है। ये टूरिज्म इसके कारण दुगना होगा उत्तराखंड का, जिसके कारण रोजगार निर्माण होंगे। और साथ समय ये चाहता हूँ कि डेवलपमेंट भी हो और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी मेंटेन हो। रोड के बाजू में हम पेड़ भी लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको पता ही है कि दिक्कतें कैसी आती है। और मुजफ्फरपुर ना, मुजफ्फरनगर, कौन सा गांव है आपका उधर का जो इस रोड पे आता है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर मुजफ्फरनगर मैं आया था, वहां से मैं पूरे रोड की इंस्पेक्शन मैंने की। वो काफी बार इंक्रोचमेंट हुई थी, इंक्रोचमेंट हटाया नहीं सरकार ने, राज्य सरकार को हटाना था, हटाते 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 आपको मालूम है कि एक एक काम करते समय कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गए। अगर रोड की अलाइनमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे? तो मैं अब उसको दोष नहीं देता, अभी दोनों भी काम जल्दी शुरू है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा जी, कि हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं। एक पेड़ टूटा तो 10 पेड़ लगाना चाहते हैं, और हम लोग किसी भी स्थिति में उत्तराखंड की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को खराब नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पिछले बार जो मैं मंत्री होने के पहले जिससे प्रेरणा मुझे मिली, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मर गए, कितना बड़ा हादसा हुआ, तो मुझे लगता कि ये ऑल सीजन रोड के कारण अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए आस्था का विषय था। तो ये अब काम में लगा। अभी बीच में ही एक 10-15 दिन पहले मैंने एक टनल थ्रू हो गई, उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल, और अभी केदारनाथ के पास। जी, केदारनाथ के पास, और अभी काम चालू है। बीआरओ ने भी अच्छा काम किया है। जनरली बीआरओ में भी काफी अड़चने आती है। और दूसरी खुशी की बात जो है कि दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था पिथौरागढ़ से मानस सरोवर को जाने का, बिल्कुल, तो उसको भी वो कठिनाई थी, -8 डिग्री टेम्परेचर था, नेपाल और चाइना की सीमा पर वो सब रोड के काम थे। और बीआरओ ने पूरा काम रोड, अभी वो पहाड़ तोड़ दिया है, अब केवल रोड का काम शुरू है। 6 महीने के अंदर वो पूरा हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ के मार्ग से अब हम मानस सरोवर जा सकेंगे, तो वो भी मार्ग खुल जाएगा। और ये दोनों ही काम निश्चित रूप से कम कालावधि में पूरे हो, ये मेरा प्रयास है। अभी भी कुछ काम ऐसे है कि जो अभी भी चालू नहीं हुए। वहां चालू नहीं हुए इसका कारण कभी लैंड नहीं मिली, कभी स्टे मिला है किसी का, कोई काम ही नहीं करने देते। और इस प्रकार की मानसिकता होगी तो देश में विकास नहीं होगा। बिल्कुल। हमको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए।
एक पेड़ टूटेगा तो 10 पेड़ लगाने का काम भी हमको करना पड़ेगा। तो पर ये जिस प्रकार से चल रहा है, इसके कारण सरकार पर जो योजना है 12,000 करोड़ की जी, ये डिले होने के कारण 3-4 हजार करोड़ का भुगतान भी पड़ेगा, जो जनता का पैसा है। तो जी। निश्चित रूप से आपके मार्फत अभी अगर इसमें लोगों का सहयोग मिलेगा, और इस प्रकार से कोर्ट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, पर अगर इस प्रकार से बार बार स्टे मिलते रहेंगे तो कहाँ से काम होगा। तो मुझे लगता है सबने हित में अगर विचार करके ये काम किया, मैं कम से कम 25 एक मीटिंगें इसके ऊपर कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री के साथ 5-7 मीटिंगें कर चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ कर रहा हूँ, और मेरे लिए भी बड़ा आस्था और श्रद्धा का विषय है। और मुझे इस बात का दुख है कि ये नहीं हो पाया, और वो जल्दी होगा, उसके पीछे मैं फॉलो कर रहा हूँ, होगा ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। गडकरी जी, एक पूरक सवाल मैं करूंगा और उसके बाद विराम दूंगा। आपने राज्य सरकार की भूमिका के बारे में कमेंट किया है। अब देखिए, एक पत्रकार के रूप में मैं उनके बिहाफ पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कुछ एनजीटी की वजह से भी दिक्कतें आई हैं, लेकिन एक दूसरा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। वो ये कि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं, और राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि ये जो 450 डंपिंग जोन है ऑल वेदर रोड पे जो बनाए जा रहे हैं, जहां मलबा भी गिर रहा है, उन 450 डंपिंग जोन को रेस्टोरेंट, होटल, पार्किंग, वेलनेस सेंटर या योगा सेंटर में तब्दील किया जाए ताकि प्रवासियों को रोजगार मिले। लेकिन ये जो डंपिंग जोन जितने भी हैं वो केंद्र सरकार की संपत्ति के दायरे में आते हैं। तो क्या राज्य सरकार की इच्छा के मुताबिक आप उन्हें अनुमति देंगे प्रवासियों को रोजगार देने की खातिर? मैं ऑलरेडी हमारे इसमें हॉस्पिटल्स है, रोड साइड एमिनिटीज है, पेट्रोल पंप है, रहने की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट है, और ये जितने डंपिंग जोन बन रहे हैं जी, इसके ऊपर भारत सरकार की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की अनुमति राज्य सरकार ले ले। मैं पैसा लगाकर वो सब करने के लिए तैयार हूँ, हमें प्रॉब्लम नहीं। पर वो भारत सरकार की एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से राज्य सरकार इसके लिए परमिशन मांगे, और हम दोनों मिलकर उसको डेवलप करेंगे। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने राज्य सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने जो टिप्पणी की हुई है, जो वहां के स्थानिक लोग हैं, एनजीओज है, न्यायालयीन व्यवस्था होती है और लगातार काम बंद करते हैं, इसमें राज्य सरकार भी मेरे साथ अनेक बार प्रयास करती है, और वो भी थक जाते हैं क्योंकि वो जब कोर्ट में मामला जाता है तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो राज्य सरकार इसमें प्रोएक्टिव है, अनेक बार वो बेचारे मुझे मिलते भी है, पर उनके भी रीच के बाहर अनेक बातें होती है, तो इसके कारण अड़चन आती है। और ये आपको बताओ, ये जो इंक्रोचमेंट वगैरह की बात है, क्योंकि मैं जब से मंत्री हूँ 6 साल से, तो रावत साहब थे कांग्रेस में, बाद में हमारी सरकार आई तो बहुगुणा बीच में थे, तो मुझे मेरे समय सभी राज्य सरकार ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने मुझे सहयोग किया, और वो निश्चित रूप से उनकी अपनी कुछ मर्यादा होगी। तो मैं राज्य सरकार के प्रति और उन सरकार के सहयोग के प्रति आभारी हूँ। निश्चित रूप से उन सब का कहीं ना कहीं सहयोग मुझे मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी बहुत बहुत जी, आप अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप सवाल मेरा है सर, सही है सही करते हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे हरियाणा पंजाब के संपादक हैं संजय पांडे जी, वो भी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार। मेरा एक सवाल है सर कि नेशनल हाईवे 44 जो है दिल्ली से पानीपत तक 12 लेन करने के लिए 2015 में पीएम ने सोनीपत से शिलान्यास किया था इसका। इस नेशनल हाईवे से दिल्ली, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान रोजाना लाखों वाहन दौड़ते हैं, और इसको देखते हुए इसके चौड़ीकरण की योजना शुरू की गई थी, और इसको 2019 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक केवल 30% काम हुआ है। और दिल्ली से पानीपत तक जो सड़क को बीच में और किनारों में बहुत गहरा करके छोड़ दिया गया है। बरसात में बहुत दुर्घटना की संभावना होती है, बड़ा लंबा जाम लगता है, और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करने वाली ये बहुत बड़ा अहम प्रोजेक्ट है आपका ये। इसको भी आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था। ये इतने सालों से लटका पड़ा है, ये कब पूरा हुआ, कैसे होगा? इसकी पार्टी भी बार बार बदली जाती है, शायद हम लोग को ऐसी सूचना मिली है। लगातार मीडिया में हम इस सवाल को उठाते भी रहे हैं, लेकिन हाईवे एनएचआई की ओर से कभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला इसमें। देखिए, इसमें ये पहली बात तो कि मैं मंत्री मैंने बनने के पहले ही बीओटी में ये रोड ऑर्डर वर्क ऑर्डर जिनको मिला था उस कंपनी को, उन्होंने अधूरा काम किया, फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनको टर्मिनेट करने की बात तक आई है। बाद में इसके साथ बीच में एलएनटी ने एक फ्लाईओवर वगैरह कुछ पार्ट बनाया था। मैं केवल आपकी एक ही बात को सुधार कर दूं, इस हाईवे में मेरे हिसाब से अभी अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 30% नहीं,
75 से 80% काम लगभग पूरा हुआ है। कुछ बीच में के कुछ फ्लाईओवर और उसमें रोड के इसमें बीच में कुछ अड़चन थी, पर अब यह हाईवे पर बहुत बड़ा ट्रैफिक है। ये करीब 1,20,000 पीसीयूस का ट्रैफिक होगा उसमें। तो अभी हमने एक नया रोड तैयार करने का काम, अभी अलाइनमेंट पक्की की है। वो दिल्ली से कटरा, वो अमृतसर दिल्ली, अमृतसर कटरा, ऐसा एक बड़ा हाईवे बना रहे। और स्वाभाविक रूप से इस हाईवे का लोड जो है वो कम होगा। ये बिजिएस्ट रोड है और इस रोड पे पूरी हार्ट लाइन है ये, कश्मीर के लिए जाने के लिए और पंजाब, लुधियाना, ये सब रोड एक ही है। तो थोड़ा सा इसमें ये जो नई अलाइनमेंट हमारी है, ये हरियाणा के बैकवर्ड एरिया से है और आकर सीधा जाकर ये दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। डिस्टेंस भी कम होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसका काफी ट्रैफिक कम होगा। बाद में एक जालंधर से अपने राजस्थान में अजमेर तक, उधर से एक बड़ा रोड हम बना रहे हैं, ताकि मुंबई जाने वाला जो ट्रैफिक है पंजाब का, वो जालंधर से डायरेक्ट अजमेर से होकर मुंबई जाएगा। तो उसका भी एक हाईवे बन रहा है जिससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में है। तो बड़ा ट्रैफिक जो आता था वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि दिल्ली आने की उनको जरूरत नहीं, उधर से डायरेक्ट वो मुंबई के लिए कनेक्ट होगा। और इसके बारे में जो कुछ काम कमी हुई है उसके बारे में उनको टर्मिनेट करके कुछ दूसरे लोगों को देकर वो कर रहे हैं। बीच में मैं आया था तो शहर के अंदर के कुछ फ्लाईओवर्स थे, उसके भी कामों का हमने शुभारंभ किया है। शायद ये परसेंटेज अभी मैं पक्का जानता नहीं हूँ, पर ये 80-85 के ऊपर तक काम हुआ है। 15% काम टर्मिनेट करके दूसरे से करने का हुआ है। पर जब टर्मिनेट करते तो भी उसको टर्मिनेशन करना वो कोर्ट में जाता है और कभी कभी उसको रिटेंडर करना, इसमें समय जाता है। तो मैं एक बार इसमें बारीकी से फिर देखूंगा। अनेक बार मैंने मीटिंग की है और पुरानी एजेंसी थी उसको टर्मिनेट किया। वो एक पहले स्पेन की कंपनी थी जिनका ज्वाइंट वेंचर था, उनका भी वो भी अड़चन में आ गई, उसने अपना दिवाला घोषित किया, तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे। फिर जो इसका इंडियन पार्टनर था वो भी खत्म हो गया, उसका भी बैंकों में काफी प्रॉब्लम आए और इसके कारण ये लगातार प्रोजेक्ट लेट हुआ। पर एक बात जरूर आपको मैं कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे समय नहीं, ये यूपीए सरकार के समय अवार्ड हुआ था। और मैं जब मंत्री बना था तो कम से कम 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के फंसे हुए थे। उसमें ये भी एक मेजर प्रोजेक्ट था। इसके अनेक बार मैंने मीटिंग करवाई थी और लगभग हमने उसमें से 80% काम, 85% काम करवा लिया है। कुछ काम हमने 40,000 करोड़ के टर्मिनेट कर दिए और करीब 3,85,000 करोड़ के काम लगभग दिल्ली जयपुर का उसमें था, ये भी पूरा हुआ। और आपके लिए यही रोड के लिए आते समय दिल्ली का जो रिंग रोड था, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास, जिसमें हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश जाना होगा तो दिल्ली के बीच में से जाते थे, वो बंद हो गया, वो भी रिंग रोड हुआ है। एक रोड जो था मुकरदमा चौक से पानीपत तक, वो 8 लेन रोड था, वो हमारे जिस कंपनी के पास था उनको हमने अभी रिप्लेस किया है और वो दूसरे को दिया है। शायद आप इस रोड की बात कर रहे होंगे, 8 लेन रोड जो मुकरदमा चौक से शुरू होता है, तो उसको भी फिर से नए रूप से अवार्ड किया गया और उसका काम एक 2-4-5 दिन में फुल स्पीड से शुरू हो जाएगा और अब वो उसका काम पूरा होगा। पुरानी एजेंसी को हमने रिप्लेस किया है उसमें। हमारे संपादक मंडल के सबसे वरिष्ठ सहयोगी इंदु शेखर पंचोली जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, आपकी पहचान इनोवेटिव आइडियाज के कारण होती है। कभी आप सी प्लेन की बात करते हैं, कभी आप इलेक्ट्रिक ब्रॉडगेज की बात करते हैं, कभी आप पराली से सीएनजी बनाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको ई कार का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बुलाती है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जमीन पे क्यों नहीं आ पाते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि लगभग सभी प्रोजेक्ट जमीन पर आए हैं जी। आपके लुधियाना में अभी पराली से बायो सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा लेकर वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैं इनॉग्रेशन के लिए आने वाला हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि मैं नागपुर में खुद प्रयोग करता हूँ कि बायो फ्यूल ये मेरी पैशन है और इस देश का इंपोर्ट कम होना चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए, ये मेरा मिशन भी है। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं पर ये काम करते रहता हूँ। तो हमने नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टॉयलेट का पानी है वो बेच दिया। वो 325 करोड़ रुपए हमको मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेच के। अब उस पानी से मिथेन निकालकर
जो डाइजेस्टर है 7, उसमें हमने ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट डालकर उससे बायो सीएनजी मीथेन निकालना और मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालना, ये भी प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू किया है। और ये इसके अलावा नागपुर शहर की 450 बसेस थी, हमको 60 करोड़ का घाटा था, अभी तक 100 बसेस हमने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट कर दी है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक के बारे में आपने शायद आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक बजाज की और टीवीएस की दोनों की इलेक्ट्रिक बाइक मैंने लॉन्च की है। अभी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बस अभी आ गई है और ये तीनों जमीन पर आई है और बड़े तेजी से ये बढ़ रही है। आने वाले 2-3 साल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और उसके साथ एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ी भी मैंने चलाई थी। तो आप जो भी मुझे आइडिया पूछोगे तो मैं आपको हर चीज का जवाब कैसे हुआ है। अभी ब्रॉडगेज के बारे में आपके बहुत काम की योजना है। 2 चीजों के लिए आप अमर उजाला की तरफ से आप प्रोत्साहित करिए। पहली बात, जो परली जाते हैं 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है और ये बायो सीएनजी के ऊपर ट्रक, बसेस, स्कूटर, अपना कार सब चल सकती है। मेरे यहाँ नागपुर में आप आपका प्रतिनिधि भेजिए, 4 मदर स्टेशन है और ये सीएनजी पर हमने बसेस कन्वर्ट की। अब एलएनजी पर ट्रक कन्वर्ट करने के लिए मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया। हमारे शहर में 250 इलेक्ट्रिक की कारें चलती है ओला की और ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और 100% इथेनॉल पर अब हमने अभी बसेस भी, हमारे यहाँ स्कैनिया कंपनी थी स्वीडन की, उनकी बसेस भी चलती थी। अभी आपको एक बात बता दूं कि एक देश की सबसे गंभीर समस्या कोई है तो वो है कि सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। हमारे पास 3 से 4 साल तक पर्याप्त चावल पड़ा हुआ है, गेहूं पड़ा हुआ है। आप हरियाणा, पंजाब में इतना उत्पादन होता है कि लगभग आज हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। मैंने सुना है कि शायद हरियाणा सरकार ने जाहिर किया है कि हम अब चावल नहीं खरीदी करेंगे क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ हमारे यहाँ मक्का, कॉर्न तैयार होता है। मैं इथेनॉल की इकोनॉमी में 12 साल से इसके लिए लगातार मिशन रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे 20 हजार करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी है। अभी मैंने MSME एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उनसे बात हो गई मेरी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के साथ बात हुई है और इसके साथ फूड एंड सिविल सप्लाई। तो 1 टन चावल से 400 लीटर इथेनॉल तैयार होता है और ये चावल अभी आने वाले समय में, ये 3-3 साल से जो पड़ा हुआ है, अभी पंजाब ने चावल बेचने के लिए निकाला, उसकी मिनिमम कीमत 6.5 रुपए किलो थी। ये सड़ रहा है और इसके लिए आज हमें आवश्यकता है। पहले फ्यूएल वर्सेस फूड का झगड़ा होता था, तो चावल से इथेनॉल भी हम बना सकते हैं। तो अभी हम 500 डिस्टिलरी, जो चावल से इथेनॉल बनेगा, कॉर्न से इथेनॉल बनेगा। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है कि गन्ना उत्पादक जो किसान है, क्योंकि शुगर भी हमारे पास सरप्लस है, हम शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए 12 से 15 हजार करोड़ साल की सब्सिडी देते हैं। तो अब शुगर के बजाय हम लोग शुगर के जूस का शुगर के सायरप बनाए और वो साल भर वैसे ही रहेगा। तो वो जो कल्चर डेवलप किया है भारतीय कंपनियों ने, और उसके बाद साल भर उससे हम लोग इथेनॉल बना सकेंगे। तो शुगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शुगर का जो मोलाइसेस निकलता है 1 टन में 4%, उससे भी इथेनॉल बनता है। फिर BIV मोलाइसेस यानी 6% मोलाइसेस, उससे भी बनता है। और पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, 4 जगह कॉर्न भी होता है, चावल भी है, गन्ना भी है। अब किसानों को अगर उनको प्राइस देनी है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर करना होगा और ये देश का फ्यूचर है। और इसलिए मैंने अभी बजाज और TVS दोनों कंपनियों को आग्रह किया और उन्होंने अपनी बाइक, मोटरसाइकिल 100% बायो इथेनॉल पर जो किसानों ने तैयार किया है उसके ऊपर चलने वाली मेरे हाथ से ही लॉन्च की है। अब हरियाणा, पंजाब में आप पेट्रोल पे चलने वाली बाइक क्यों खरीदते हैं? अपने पंप डालेंगे और अपने किसान का गाड़ियां उसी पे चलेगी। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का ये टोयोटो, BMW, मर्सिडीज, हुंडई, होंडा और ये सब भारत की वही गाड़ियां हैं। और इनमें ऐसी व्यवस्था है कि एक तरफ पेट्रोल पंप पर इथेनॉल 100% डालो, उसका रेट होता है और पेट्रोल का होता है। तो आपको चॉइस होता है कि आप दोनों में से कुछ भी डालें। और मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसलिए मैंने अब इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इस प्रकार से निश्चित रूप से ये लाए। और आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं
अभी ये बात बाकी मेरी जो बता रहा हूँ ये प्रयोग में है, ये अभी तक हुई नहीं है। दिल्ली मुंबई हाईवे जो पहला बना रहे हम लोग, उसके लिए हम लोग अभी एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि ट्रक और बस, ये जो रोड के अंदर में एक रेलवे का रेल जैसा रहेगा, उस पर टच होगा और ट्रक चार्ज होती जाएगी 20 किलोमीटर, और फिर वो 20 किलोमीटर के बाद वो 200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पर चल जाएगी, फिर 20 किलोमीटर वो लगेगा, फिर चलेगी। तो दिल्ली से मुंबई हाईवे जो बना रहे हम लोग, जो आपके हरियाणा के सोना से शुरू होता है, उसमें 62 में से 32 पैकेजेस हमने अवार्ड कर दिए हैं। करीब 1 लाख करोड़ का ये हाईवे है, और ये दिल्ली से मुंबई के डिस्टेंस को 220 किलोमीटर कम करेगा। और ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। ये सोना से शुरू होकर सवाई माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम से लेकर बड़ोदरा से मुंबई जाएगा। तो इसमें पहला इलेक्ट्रिक का भी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये केवल प्रयोग में है, बाकी जितनी बातें मैंने कही है उसके पूरे प्रूवन एग्जाम्पल है। और मैं आपको बहुत नम्रता पूर्वक आह्वान करूंगा कि हरियाणा और पंजाब में आप पराली जला जला के, दिल्ली में भी प्रदूषण होता है, आपके यहाँ भी होता है, तो 100% जिसके पास नहीं होगा उसको मेरे पास भेज दो, टेक्नोलॉजी फुकट देता हूँ, प्रूवन टेक्नोलॉजी देता हूँ। और उनको बोलो कि पराली 5 टन पराली से 1 टन सीएनजी तैयार करो, पूरा आपको रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होगा और प्रदूषण समाप्त होगा। तो पंजाब और हरियाणा में ये बिल्कुल हो सकता है। और पराली का भाव 1500 से 2000 रुपए टन उससे खरीदी करके उसको भी भाव आएगा जो लोग आज जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें इंटरेस्ट लीजिए, ये आगे आने वाला फ्यूचर है। और ये जो चावल है, ये चावल से इथेनॉल बनाने के बाद जो चावल की पेस्ट निकलेगी उसमें 17% प्रोटीन है। और मैंने मदर डेयरी में एक स्पेशल डायरेक्टर है, उनको दिया रिसर्च करके, तो अभी 24 रुपए किलो जो प्रोटीन युक्त जो पाउडर है जो गाय और भैंसे खाते हैं, तो इसमें हम लोग सोयाबीन की केट डालते हैं, मक्के की पाउडर डालते हैं, कॉर्न की, फिर वो मक्के का धांडा भी यूज करते हैं, और वहां के मतलब फॉर्मूला बनता है। उतने प्रोटीन के लिए अगर ये चावल से अगर ये बनेगा तो आपके यहाँ मिल्क बहुत अच्छा, हरियाणा में, पंजाब में दूध होता है, तो जो भाव 22-24 रुपए है वो 4 रुपए किलो कम होगा। तो कोई अगर जो किसान है उनका जो एनिमल पाउडर है उतना ही प्रोटीन और सब करके वो चावल की पेस्ट ऐड करने से कम होगा। मैंने खुद एमएसएमई मंत्री हूँ, विलेज एमएसएमई, एग्रो एमएसएमई मेरी संकल्पना है। 500 डिस्टिलरी स्थापन करने का प्रयास है मेरा, और इसके लिए मैं सभी मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ। और ये जो अनाज सड़ता है इसके लिए क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। हमारे देश में 90,000 करोड़ का ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद्य तेल, और आज हमारे देश में जो सोयाबीन है तो हमारे यहाँ अभी 4.5 क्विंटल पर एकड़ होता है, और हमारे विदर्भ में, मध्य प्रदेश में बहुत होता था, बंद पड़ा क्योंकि वायबल नहीं है। अमेरिका में 30 क्विंटल होता है पर एकड़, ब्राजील में 28 क्विंटल होता है। फिर अभी मैंने दिल्ली में आकर जीएम सीड के बारे में काफी विवाद है, काफी लोगों का विरोध है। अभी हमारे साइंटिस्ट है, हरियाणा की शायद है, वो पेंटल करके, उन्होंने सरसों के ऊपर जीएम सीड तैयार किया है और वो अच्छा है। तो अभी हम लोग, मैं एग्रीकल्चर मंत्री और सेक्रेटरी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, और कल मेरी ये है एक बीसी है, और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारे देश में इंडियन साइंटिस्ट के आधार पर जीएम सीड तैयार करें, 1 एकड़ में हमारे ऑयल सीड का उत्पन्न ज्यादा बढ़े, तो हमारा इंपोर्ट ऑयल का कम होगा। तो इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना और कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल तैयार करना। 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, और आज वो इंपोर्ट हम कम करने के लिए केवल 20,000 करोड़ का अभी इथेनॉल बना रहे हैं, और अभी आने वाले समय में 1 लाख करोड़ की वो इकोनॉमी बनेगी। वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस होगा, और पंजाब हरियाणा के किसानों को उसका फायदा होगा। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट शायद मैं समझाने में कम पड़ता होगा, पर अब सबको स्वीकार है इस बात को, और अभी इसके ऊपर कोशिश शुरू है, और मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते इसकी योजना बना रहा हूँ। नितिन जी, एमएसएमई से संबंधित मेरा एक सवाल है कि अभी जो एमएसएमई को लेकर नई गाइडलाइन जो दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें उसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया, और खासकर मेडिकल हेल्थ सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी शामिल किया गया है। उनकी गाइडलाइंस वगैरह कब तक फाइनल होंगी, क्या प्रगति है उसकी, और क्या स्थिति रहेगी उसमें, उनको कितना लाभ मिलेगा इस सरकार की नीति का?
ऐसा ये जो डेफिनेशन है ये 14 साल से पेंडिंग थी। अब ये डेफिनेशन हमने बदल दी है और ये जो डेफिनेशन बदली है इसका निश्चित रूप से सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी विशेष रूप से ये जो डेफिनेशन क्या बदली है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये क्या हुआ था कि पहला जो क्राइटेरिया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज अलग कैटेगरी थी। मैं इसमें दोनों को एक कर दिया। ये माइक्रो जो था उसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट थी 25 लाख, वो अभी हमने की 1 करोड़ माइक्रो के लिए। टर्नओवर था 10 लाख, वो अभी हमने 5 करोड़ किया है। जो स्मॉल स्केल थी उसमें इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़ और टर्नओवर था 2 करोड़, वो अभी हमने इन्वेस्टमेंट की 10 करोड़ और टर्नओवर किया है 50 करोड़। फिर मीडियम में इन्वेस्टमेंट थी 50 करोड़ और नहीं, इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ और टर्नओवर था 5 करोड़। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की है 50 करोड़ और टर्नओवर किया है 250 करोड़। और जिस ये तीनों सेक्टर में जितना एक्सपोर्ट होगा उससे एक्सक्लूड कर दिया है टर्नओवर से। तो ये बहुत बड़ा फायदा है और अभी इसके कारण काफी लोगों को राहत मिलेगी। आपने जो दूसरी बात बताई हॉस्पिटल के बारे में, उसमें अभी तक मुझे उसका क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है पता नहीं, पर आप जब कहेंगे तो उनको मुझे मिलने के लिए कहिए, मैं उनको जरूर मदद करूंगा। एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको जी, आप जरूर करिए। प्रधानमंत्री के द्वारा हमने एक चैंपियन करके एक हमारा प्लेटफॉर्म उसका साइट का पोर्टल का इनॉग्रेशन किया 9 मई को। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा, किसको तकलीफ है, कोई नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम यूटिलाइजिंग मॉडर्न आईसीटी टूल्स is aimed to assisting Indian MSMEs march into big league as a national and global champion. The champion stands here for creation of harmonious application of modern process for increasing the output and national strength. The portal is basically for making the smaller units big by solving their grievances, encouraging, supporting, helping and hand holding. ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। It is a real one-stop shop solution in MSME ministry. और आज ये मैं बात करूं 8 दिन पहले मैं नागपुर आ गया हूं, इसका 9 मई को इनॉग्रेशन हुआ था। अब ये जो चालू इसका है इसमें 20,461 MSME के ग्रीवेंसेस आए थे और उसमें से 16,099 ग्रीवेंसेस हमने सॉल्व कर दिए। तो आप जरूर आपके अखबार के मार्फत सब MSME को कहिए कि चैंपियन नाम का जो हमारा पोर्टल है, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा इस पर भेज दो, हम तुरंत रिजॉल्व कर देंगे। और होता नहीं होता है तो आपको बता देंगे कि ये अड़चन है, नहीं हो पाएगा, पर जरूर आपको पूरी मदद करेंगे। नितिन जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और हमारे लखनऊ के संपादक राजीव कुमार सिंह जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राजीव जी, अपना प्रश्न। जी, गडकरी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कोरोना संकट की वजह से एमएसएमई के काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुए हैं और वो सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं एमएसएमई यूनिट। तो इसमें क्या सेंट्रल कुछ सपोर्ट का कोई नया सिस्टम बना रही है या उनको पॉलिसीज में कुछ बदलाव करेगी, इस पर कुछ बताएंगे क्या? मेरी जहां तक जानकारी है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, उन्होंने बहुत लोगों ने पोस्टपोन किए, अभी माल मत भेजो बाद में भेजो ऐसा हुआ है। पर अभी हमारे पोर्ट चालू हो गए हैं, एक्सपोर्ट चालू हो गया है। और उल्टा आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पीपी किट बनती थी तो हम लोग चाइना से बीच में 2 महीने पहले पीपी किट लाए। फिर हमारे एमएसएमई में मैंने नागपुर में हमारे एक क्लस्टर था, ऑरेंज क्लस्टर, जो पीटर इंग्लैंड के शेड बनाता था, तो वहां 1200 लोग काम करते हैं, महिला पुरुष, उनको मैंने दिया। अब पीपी किट हमारे देश में करीब 5 लाख पीपी किट पर डे बनती है और हमने उसका एक्सपोर्ट शुरू किया। देश का तो कंजम्पशन पूरा किया, उल्टा एक्सपोर्ट शुरू किया। फिर ये सैनिटाइजर थे, आप उत्तर प्रदेश में आपके शुगर फैक्ट्री में आज ही मेरी वीसी हुई मगध चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और सिद्धार्थनाथ सिंह भी उसमें थे और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के भी लोगों ने जो शुगर मिल थे उन्होंने अल्कोहल से सैनिटाइजर बनाया। तो एक समय सैनिटाइजर का रेट 1200 रुपए लीटर था, अब 160 रुपए लीटर में सैनिटाइजर उपलब्ध हुआ और अब उसको एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। तो एक्सपोर्ट में मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी अड़चन होती है तो हमें जरूर बताइए, हम उनको मदद करेंगे। और अभी तो एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। मुझे उल्टा
दुनिया के लोग अब बाकी देशों की तुलना में भारत को प्रीफर करने लगे, तो स्वाभाविक रूप से इस समय ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। जी, इसी से जुड़ा हमारे एक ब्यूरो सवाल। के साथी शरद गुप्ता जी कुछ राजू जी कुछ कह रहे हैं आप? राजू जी जी, यूपी से जुड़ा एक सवाल मेरा और था। हाँ पूछिए। कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, 30 लाख का आकलन है यूपी में वापस आने का। इसमें स्किल्ड लेबर भी है बहुत बड़ी संख्या में। इनको इन्हीं राज्यों में जहां पर ये वापस आए हैं वहां पर रोजगार दिलाने के लिए एमएसएमई यूनिट्स में कुछ उपाय कर रही है क्या केंद्र सरकार? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि जो लोग वापस जाकर काम करना चाहते हैं उसके लिए एक सिस्टम है कि वो जिस गांव में, जिले में है, वहां के कलेक्टर को एक पत्र दे और जहां जाना चाहते हैं वहां दूसरी कॉपी दे, और जो इंडस्ट्री वाले हैं वो दोनों कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके उनको लाने की व्यवस्था करें, तो उनको आने की अनुमति है। और ये बात बीच में ऐसा एक इम्प्रेशन तैयार हुआ कि हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री माइग्रेंट लेबर पे चलती है। ये सच नहीं है। 10 से 20% लेबर है, बाकी तो वहां के स्थानिक लोग भी काम करते हैं। तो इंडस्ट्री अब शुरू हो गई है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डर और फियर इतना पैदा हुआ कि मुंबई से लोग पटना और लखनऊ की तरफ पैदल निकल गए। तो ये डर और फियर बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह है। और इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमको लोगों के मन में निर्माण करना होगा, और ये निर्माण करने के बाद ही हम इस कोरोना की वॉर लड़ सकते हैं। और डर के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो अभी ये समस्या तो है। पर आज मुझे इन्होंने बताया, आपके एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने, कि कुछ लोगों को वहां अकोमोडेट किया गया। वाराणसी में कोई पार्ले का एंसिलरी यूनिट था, तो ऐसे लोग जो आए थे उनको जरूरत थी तो 200 लोगों को उन्होंने वहां अकोमोडेट किया। ऐसे अनेक लोगों ने उनको काम दिया है। और अभी अपने रेशन कार्ड को भी उनका जो है वो कहीं भी रेशन ले सकते, ये भी सुविधा दी है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद वहां अगर उनको रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वो जरूर उसमें पुराने जगह पे आ सकते हैं। शरद गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं। शरद गुप्ता जी अपना प्रश्न। गडकरी जी, सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज जो अनाउंस किया है उसमें सबसे बड़ा 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एमएसएमई के लिए दिया है। लेकिन मैं आपका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, जो सबसे ज्यादा आपके लिए आपके पास ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें इसी बात के हैं कि लोगों को बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं जिनके लिए इतना बड़ा सबसे बड़ा पैकेज दिया है तो उनको बैंक कर्ज दें? बैंक कर्ज ही नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जिनका टर्म लोन 25 करोड़ का है और जिनका टर्नओवर और कैश क्रेडिट लिमिट 100 करोड़ है, ऐसे एमएससी के लिए 20% एडिशनल कैपिटल विदाउट कोलैटरल देने के बारे में हमने निर्णय किया है और बैंकों को गाइडलाइंस दी है। ये 3 लाख करोड़ मिलेगा, कम से कम 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा। प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लोगों को मिल चुका है। फिर भी मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में जहां भी एमएसएमई वालों को अड़चन आती है, तो जो चैंपियन करके जो हमने वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि तुरंत वो हमारे पास तकरार करें। हम जरूर इसकी कार्रवाई करके उनकी अगर कोई अड़चन होती तो दूर करेंगे। एक बात ऐसी है कि बहुत से जगह पर लोगों को पैसे भी मिले हैं और मिल भी रहे हैं, फिर भी जहाँ कोई अड़चन आती है वो हमारे लिए कहे, हम उनको जरूर पूरी मदद करेंगे। और ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत आवश्यक है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारे क्लस्टर्स हैं। फिरोजाबाद में कांच का है, अलीगढ़ में ताले का है, मुरादाबाद में कैंची का है, बनारस में सिल्क का है, लखनऊ में चिकन है। इतने ढेर सारे क्लस्टर्स हैं, लेकिन जो आप कहते हैं रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीजें इन जगहों पे लैकिंग है। इस वजह से हम चाइना के मुकाबले ये इन सभी अधिकतर जगहों पे पीछे हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही है, और एक वाक्य में यही हमारी वहां की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी मैंने उनको कहा था, आपने और एक बात छोड़ दी है, सहारनपुर में वुडन फर्नीचर बनता है बहुत जी। अभी क्या है कि इटली में, फ्रांस में, आपको मालूम होगा एक आइकिया करके कंपनी है जी, और उन्होंने हैदराबाद में अपना खोला, तो इतना ऑर्डर मिला उनको कि कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि हमारे पास रिसर्च, इनोवेशन एंड डिजाइनिंग, इसके बारे में व्यवस्था नहीं है। अभी आपको बताता हूँ कि एक बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन
ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक वेबसाइट शुरू की है। एक अहमदनगर में अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसके डॉक्टर माशेलकर अध्यक्ष है। वो वहाँ प्रोडक्ट डिजाइनिंग का बहुत बड़ा सेंटर है और विशेष रूप से विलेज और ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करते हैं। गुप्ता उसके संचालक एमडी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ऐसे है कि ये सब जगह के ऊपर अभी जैसे कैंची है, अब वर्ल्ड में जो यूरोपीय स्टैंडर्ड और अमेरिका में कैंची बनती है और अपने यहाँ की बनती है वो पूरे बाबा आजम के जमाने में। अब ताले है, अब काफी बदल हो गया। अब दुनिया के तालों की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने लगी है। तो फर्नीचर है, अभी स्लिक फर्नीचर होता है जो इटली में ज्यादातर डिजाइन होते हैं। आपको पता है ये महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जो है, मेरे मित्र अच्छे जो महिंद्रा ऑटोमोबाइल के मालक है, उन्होंने इटली में एक कंपनी खरीदी की है और वो केवल डिजाइनिंग में है और कार से लेकर फर्नीचर तक के डिजाइन करती है और बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है वर्ल्ड की। अब इसमें स्पेशलाइजेशन है, दुर्भाग्यवश क्या है कि ये स्पेशलाइजेशन हम समझ नहीं पाते। अब घर में केवल तेल तिखट मसाला डाल के सब्जी बनती है, पर वही एक शेफ को मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में कभी जाता था मुंबई में, तो उसको 15 लाख रुपए महीना पगार मिलता था। वो वियतनाम से अपना हांगकांग से आया था डेविड करके। तो अब क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट ये अनुभव से भी आता है, ट्रेनिंग से भी आता है। और उत्तर प्रदेश में मैं पूरी मदद करा। अभी आपका जो चिकन की बात की आपने लखनऊ की, ये एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट प्रोडक्शन है। और जब जब मैं आता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और लोगों को रोजगार दूं और इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलो। मैं जितने चाहे उतने ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स और इस बारे में प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर में आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे कोई भी प्रपोजल देते हैं तो निश्चित रूप से दूंगा। कुछ लोगों तो ऐसे कि अभी चिकन जो आपकी है वो इतनी अच्छी है कि वो ही खुद अच्छा डेवलप किया है उन्होंने। तो ये जो विशेष रूप से जो अरब कंट्रीज है जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, वहाँ अलग अलग प्रकार के डिजाइन करेंगे तो बहुत पॉपुलर हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, डॉलर में कमाई हो सकती है। पर आवश्यकता इस बात को है कि 3 बातें इंटरनेशनल ट्रेड में जरूरी है। 101% गुड क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दूसरा, क्वालिटी के साथ गुड डिजाइनिंग। तीसरी बात, पंक्चुअलिटी, जो समय पे उस समय माल भेजना पड़ेगा। और चौथी बात, गुड पैकेजिंग। अगर 4 बातें अगर हमारे एक्सपोर्ट के इसमें होती है तो हमको एक्सपोर्ट का मार्केट मिल सकता है। हमारी लेबर कॉस्ट सस्ती है, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ती है, थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी है, कैपिटल कॉस्ट थोड़ी महंगी है। पर उत्तर प्रदेश में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कही। अगर इसका अमल होता है तो भारत सरकार की ओर से जितनी बातें आपने बताई, इसके अलावा सबके डिजाइनिंग, रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए मैं अपने स्कीम में पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नितिन जी, हमारे अमरउजाला.com के एक मिनट, आपकी बात को मैं और एक बात कहता हूँ। आपका ये इटावा में एक चतुर्वेदी करके है जी, जो वहाँ खादी बनाते हैं जी। आप इतनी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, उनको भी काफी अच्छा मार्केट है। अब उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं। अब मैं एक सोलर चरखे की स्कीम ला रहा हूँ, उसमें 10 लाख महिलाओं को देकर सूत तैयार करने की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा ये खादी डेनिम है। अब ये अरविंद मिल लेती है और पूरे अमेरिका में लेवाइस करके एक जीन की कंपनी है जी, पूरा खादी डेनिम यूज करती है। अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं जनरली पहनता हूँ, टाइटन की घड़ी है, वो खादी ग्रामोद्योग के बेल्ट पर बनी हुई है और टाइटन की घड़ी है। आउट ऑफ मार्केट हो गई, इतनी अच्छी है। आपका मुरादाबाद और यहाँ का पीतल का, ग्लास का, चीनी माती का, इतने अच्छे अच्छे क्लस्टर से इतना अच्छा काम हो सकता है। पर उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के डिजाइन से जोड़ना होगा, क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, तब हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश की पूरी चेहरा इससे बदल जाएगा। और मैंने ग्लास का भी काम बहुत देखा है, तो बहुत अच्छा काम करने वाले कारीगर है और उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है और ये बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का पिछले मार्च तक 88,000 करोड़ था और मेरी सबसे प्रायोरिटी अब इसके लिए है कि ये टर्नओवर 2 साल में 5 लाख करोड़ करना है। और इसलिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, एग्रो एमएसएमईज और ये जो हमारे एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल और ये जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, इनको हमको विकसित करना चाहिए। जो आपका झारखंड और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जो ट्राइबल जिला है, मैं गया था वहाँ, वो वहाँ भी आपका एक उत्तर प्रदेश का जिला है, सोनभद्र।
सोनभद्र। हाँ, अभी वहाँ काफी अच्छे मिनरल्स और सब बातों की है। ऐसे जिलों को कॉन्सेंट्रेट करके स्पेशल योजना बनानी चाहिए सोनभद्र के लिए। अभी आपको बताता हूँ मैं, आपका मेरा रुचि का, मुझे दुख है, दर्द है इस बात का कि बनारस में जो सिल्क की साड़ियां बनती है उसका रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। चाइना से आता है। क्या हम क्या हमारे यहाँ ये हमारे किसान क्या ये सेरिकल्चर का नहीं बना सकते? ये कर्नाटक में बन रहा है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बनता है, उत्तर प्रदेश में बन सकता है, क्यों हम चाइना से उसको लाते हैं? उनका कहना है चाइना का क्वालिटी अच्छा है, चाइना की सिल्क की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है जो कर्नाटक में बनती है। शरद जी, अब तो थोड़ा अगले सवाल पर चलें। उतनी अच्छी क्वालिटी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। जयदीप कार्णिक जी हमारे अमरउजाला.com के एडिटर हैं। जयदीप जी, अपना सवाल आप पूछिए। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अपनी शुरुआती बातचीत में भी कहा कि ये जो वायरस है ये कृत्रिम वायरस है और ये लैब में निर्मित वायरस है, ये प्राकृतिक वायरस नहीं है। तो क्या ये स्थापित तथ्य है? भारत सरकार भी ये मान चुकी है, क्योंकि अभी इस पर विवाद है, दावे प्रतिदावे तो बहुत हैं कि ये वायरस लैब से निकला है कि ये प्राकृतिक वायरस है, लेकिन आपने अभी कहा और पहले भी आप इस तरह से बयान आपका आया था सामने। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आज इस अमर उजाला वाली बातचीत में कि क्या ये भारत सरकार का भी आधिकारिक स्टैंड है कि ये जो वायरस है ये लैब में निर्मित वायरस है, ये कृत्रिम वायरस है, ये प्राकृतिक वायरस नहीं है जो कोरोना का वायरस है? देखो, आपके प्रश्न के जो सवाल की जो खोज है वो मैं समझ रहा हूँ, मुझे उसमें कहीं पढ़ना नहीं है। पहली बात मैंने इतना ही कहा था कि इसका उपाय तभी निकलेगा जब इसका वैक्सीन आएगा। वैक्सीन इसलिए नहीं आ रहा कि अभी तक ये दुनिया को पता नहीं था। दुनिया को पता, जिस जो वायरस आए उनके वैक्सीन निकले गए, रिसर्च हुए। इसका रिसर्च नहीं हुआ क्योंकि आया नहीं था कभी तक। तो इसके पहले कहीं आया होगा तो मुझे पता नहीं। अब इसका वैक्सीन निकलने के लिए समय लगेगा। अब वायरस मिल गया, ये है, तो उसके ऊपर रिसर्च चालू है और इसका वैक्सीन मिल जाएगा तो तुरंत ये हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे। इतना ही मेरे को कहना है। बाकी कोई विवाद में मेरा कोई मत, भारत सरकार का मत नहीं है और कोई अधिकृत मत मैं दे नहीं रहा हूं। आपने पूछे हुए जवाब में मैंने कहा कि जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक हमको कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। मेरा बहुत पर्याप्त और सीमित उद्देश्य है, वैक्सीन तक ही मुझे कहना है। बाकी कोई कंट्रोवर्सी में कोई कमेंट्स मुझे करनी नहीं है। ना भारत सरकार में ये मेरा डिपार्टमेंट है, ना मैं अथॉराइज हूँ, ना मेरी कोई ऑफिशियल। चीन की लेबोरेटरी से निकलने की बात हुई है, वुहान की, सीधे सीधे मैं पूछ सकता हूँ? मुझे जवाब भी नहीं देना, आपके जवाब में भी नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ कहना है। नितिन जी अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं लेकिन इस बार आज वो किसी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे मेरठ के संपादक मौजूद है। राजेंद्र जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ, नमस्कार गडकरी जी। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ कि आपने 21 फरवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के जियासी मैदान में पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 507 की घोषणा की थी, जिस पर 4500 करोड़ रुपए का खर्चा होना था और 4 चरणों में ये काम होना था। ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और अभी हमारे साथी देहरादून के एडिटर भी चर्चा कर रहे थे कि हम देहरादून तक कैसे पहुंचे। तो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 का कार्य जो है वो 2012 में पूरा हो गया था, लेकिन मुजफ्फरनगर से रुड़की तक का हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो पूरी तरीके से पूरे फास्ट ट्रैफिक चलेगा। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है जो बहुत मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरठ से पौड़ी के लिए एक हाईवे बनाया जा रहा था जो चाइना बॉर्डर तक जाता है और बिल्कुल सीमा पर पहुंच जाता है। वो भी काम जो है वो पिछले कई सालों से रुका पड़ा है, मेरठ से पौड़ी से चाइना बॉर्डर तक। देखिए, मैं हजारों हाईवे बना रहा हूँ, सबका डिटेल्स मेरे पास नहीं है, पर आपका जो मेरठ से मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार और देहरादून जो रोड जाता है उससे मैं खुद गया हूँ। इस रोड में एक जगह एक मस्जिद थी, आपको मालूम होगी शायद। वो मस्जिद के कारण बीच में वो काम रुका था, फिर उसके लिए बहुत मीटिंग हुई, वो भी दूर हुआ। मेरी जानकारी से हरिद्वार बाईपास और हरिद्वार का पुल ये बाकी है। बाकी काफी काम उसका पूरा हुआ। पुराने कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करके नए कॉन्ट्रैक्टर में हमने पूरा काम कर दिया और अभी लगभग मुझे लगता है ये रोड अभी पूरा हो जाएगा। केवल वो फ्लाईओवर की बात करें, वो भी मेरी जानकारी ऐसी है कि वो शायद वो कुंभ के पहले पूरा हो जाएगा और ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, आपने दिल्ली मेरठ हाईवे की आप नहीं कर रहे अभी दिल्ली मेरठ हाईवे बहुत फास्ट हो रहा है
और आपको 4.5 घंटे लगते थे, अब वो 45 मिनट में आप दिल्ली आओगे। और दिल्ली में हमने 16 लेन का रोड बनाया जो इनॉग्रेट हुआ है, और दिल्ली मेरठ का भी काम जोरों में शुरू है। दूसरी बात जो आपने कही, ये बात सच है, वो वहां से मेरठ से पानीपत जाने वाला एक रोड है, उसको भी बनाने का है। और वो अब कौन से स्थिति में, मुझे अभी आज की जानकारी नहीं, पर वो मंजूर हुआ है और वो भी निश्चित रूप से करेंगे। और दूसरा जो रोड आपने कहा पौड़ी तक का, चाइना बॉर्डर तक का, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये दोनों की जानकारी मैं जरूर लेके आपको बताऊंगा। नितिन जी, हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव क्षेत्र है बनारस, हमारे वाराणसी के संपादक जो है वीरेंद्र आर्या जी भी जुड़ गए हैं, वो भी कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। आर्या जी, एक सवाल मेरा अग्निहोत्री जी रह गया है, इसके बाद पूछ लें वीरेंद्र जी को, चूंकि मैंने कह दिया है। वो इसी से पूरक है। मैं ये 1 साल पहले तक मैं वाराणसी में था और आपने वहां पर जल परिवहन की व्यवस्था और रामनगर से लेके हल्दिया तक का आपने शुरुआत किया और एक बाद ही जलपोत आया। मेरा सवाल अब मेरठ और वेस्टर्न यूपी के परिप्रेक्ष्य में है कि मेरठ में हरिद्वार से उत्तराखंड से लेकर के 272 मील की एक लंबी सिंचाई नहर गंग नहर के नाम से जाना जाता है, जिसको 1842 से और 1854 के बीच में ब्रिटिश हुकूमत में बनाया गया था। और उस वक्त ये मंशा थी कि इसमें जल परिवहन शुरू किया जाए। आप प्रयोग धर्मी हैं और ये वेस्टर्न यूपी में सावन के महीने में कांवड़ का बड़ा प्रेशर होता है, और वैसे भी तमाम चीज तो 272 मील जिसमें 10,500 फुट सेकंड की गति से पानी चलता है। क्या जल परिवहन के लिए गंग नहर में कुछ विचार है, कुछ करने का इरादा है क्या? देखो, पहली बात तो ऐसे कि आप कह रहे हैं वो कैनाल बहुत बड़ा है और काफी बड़े प्रमाण में गंगा से पानी उधर डाइवर्ट होता है, यूपी में जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें हमारे देश में अभी जैसे पानी पे चलने के लिए 4 प्रकार के ये वाहन, एक होता है इसमें हमारे यहाँ एम्फीबियस सी प्लेन, एयरबोट्स, बाद में कैटरमैरन, हॉवरक्राफ्ट, अलग अलग टाइप के हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसका विकास नहीं हुआ। फिर मैंने सी प्लेन भी लाया था और उसमें मैं खुद भी बैठा था, प्रधानमंत्री भी बैठे थे, उसकी भी ट्रायल यशस्वी रूप से हुई, पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आया। अगर ये एम्फीबियस सी प्लेन की विशेषता ये है कि ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे भी उतरता है, तो दुर्भाग्यवश अभी हमारे देश में ये नहीं हो पाया। अभी ये जो आपका हाईवे, ये जो जलमार्ग है, ये हो सकता है। इसमें बीच में क्या है कि ऐसे पुल बने हुए हैं, तो वो पुल जो ऐसे है इसके बजाय ऐसे बनेंगे। यूरोप में ऐसे बनते हैं, कर्व, गोलाकार, तो क्या होता है नीचे से जाएगा कोई, तो सब जगह पर ऐसे उल्टे डिजाइन बना के रखे हैं कि वो नीचे से जा ही नहीं सकती बोट। तो ये एक उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जितने पुल होंगे उतने तोड़कर बड़े करने पड़ेंगे। और अभी मैं जब ये गंगा के जलमार्ग की बात करता था, तो आप जैसे लोग मुझे हंसते थे और बोलते थे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पर अब गंगा पूरा काम हुआ, वाराणसी के हल्दिया तक 3 मीटर का ड्रॉप मेंटेन हुआ। वाराणसी का मल्टी मॉडल हब इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री जी ने। फिर जो साहिबगंज का था झारखंड में, वो पूरा हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ। और अभी दोनों जो गाजीपुर और हल्दिया पूरा हो गए, उसका उद्घाटन हो सकता है। और इसके साथ 40 रिवर पोर्ट है। फिर ये इलाहाबाद के बाद, वाराणसी के बाद केशव मौर्य जी मेरे पास आए, बहुत पीछे पड़े, और तब मैंने निर्णय किया उसी प्रोजेक्ट में कि वाराणसी टू प्रयागराज, इसका 1 मीटर के ड्राफ्ट का काम भी पूरा कर दिया। इधर 3 मीटर है, यहाँ 1 मीटर किया। और फिर मैंने एक डीपीआर ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक को मेरे समय सबमिट किया था। अब मैं इसी डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ। वो मथुरा से अपना दिल्ली से यमुना का ड्रेजिंग करके, या दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, और इटावा से प्रयागराज, ऐसा 12,000 करोड़ का मैंने वर्ल्ड बैंक को डीपीआर सबमिट किया था। अब मैं उसका मंत्री नहीं हूँ। पर ये जो हल्दिया आया है, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है, वो पूरा हम जा सकते हैं। फिर बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा किया, और ब्रह्मपुत्रा के साथ मैंने बांग्लादेश में जाकर, उस समय सुषमा जी मंत्री थी, विदेश मंत्री, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग कर दो। तो सुषमा जी ने मुझे कहा कि आप ये कर सकते हैं, मतलब आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो बांग्लादेश में जाके मैंने 250 करोड़ खर्चा करके मुंगली और चितगांव पोर्ट तक का ड्रेजिंग पूरा कर दिया। फिर बैराक नदी का पूरा किया। तो मेरी कल्पना ये थी कि दिल्ली से निकलकर
हमारा सामान नॉर्थ ईस्ट आसाम ही नहीं तो बांग्लादेश से आगे चाइना तक और आगे म्यांमार तक और आगे उसके आगे भी जाए साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब वो उसका बहुत सा पार्ट पूरा हुआ है। अब केवल ये प्रयागराज टू दिल्ली ये यमुना का काम अगर हो जाएगा तो होगा। पर अब ये सब काम करने के लिए अभी उस विभाग का मंत्री मैं नहीं हूँ। अब जो मंत्री है वो जरूर करेंगे। और आप जो बोलते हैं ये हो सकता है, ये मुझे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था, तो मैंने गूगल पर जाकर ये पूरा कैनाल देखा था। तो इसमें जो ब्रिज बने हुए हैं वो सीधे हैं, तो वो तोड़कर थोड़े ऐसे ऐसे ऊपर से ले जाने पड़ेंगे। जो यूरोप में आप देखो, फ्रांस जर्मनी में, तो वो करेंगे तो होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत संभावना है जलमार्गों की। मैं अभी ये सब इतने बने हुए तो आप इसमें आप देखो कितने इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा आपका अखबार भी जाता है। अगर रोड से जाने के लिए 10 रुपए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, रेलवे के लिए 6 रुपए है, तो पानी के लिए 1 रुपया है। और 1 रुपए में भी अगर हम इसको एलएनजी पर ले आएंगे, हमारे बार्ज को एलएनजी एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो आएगी 50 पैसे। और गंगा पर मैंने नमामि गंगा, क्लीन गंगा मिशन, अविरल निर्मल गंगा में 70% काम लगभग मैंने पूरा किया है। और तब ये जो गंदा पानी जाता था आपके शहरों में, कानपुर से लेकर काफी तक, वाराणसी तक, या मैंने वाराणसी में 7 प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, कानपुर में करीब 6 प्रोजेक्ट डाले हैं। और वो पानी से, गंदे पानी से मीथेन निकालना, मीथेन से CO2 अलग करना और बायो सीएनजी तैयार करना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आपको मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट किया है हाइब्रिड एन्यूटी में, एक कंपनी को दिया हुआ है, उसका नाम मैं भूल गया। इंडियन ऑयल को हमने 80 MLD जो स्लज है, जो मथुरा का गंदा पानी है, उसको साफ करके वो पूरा पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी खरीदी करेंगी और 20 करोड़ रुपए देगी साल के उस पानी के। तो उसके ऊपर धीरे धीरे यमुना पर हमने काफी प्रोजेक्ट दिल्ली में भी किए हुए हैं। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा आप भी जरा विषय को जगाइए। कुछ काम मैं जब था तो मैं कर पाया हूँ, अभी मैं नमामि गंगा का भी मंत्री नहीं हूँ और शिपिंग का भी नहीं हूँ। पर जलमार्ग ये वाराणसी से प्रयागराज, इलाहाबाद, हल्दिया पूरा हुआ। बाद में मैंने ब्रह्मपुत्रा का काम पूरा कर लिया, बराक का काम पूरा किया। अब केवल ये दिल्ली का यमुना में इलाहाबाद तक दिल्ली से ये करने का रहेगा। तो ताजमहल जाने के लिए अगर वो एयरबोट होगी 60 नॉटिकल मील पर आवर से, तो हम 1-1.25 घंटे में नाव में बैठकर दिल्ली में उतरकर डायरेक्ट आगरा ताजमहल के पीछे उतरेंगे, ताजमहल देखेंगे और तुरंत वापस आएंगे। तो ये सपना नहीं, ये पूरा हो सकता है। कोई तो भी अब इसके पीछे लग जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। नहीं नितिन जी, मुझे याद है आप जब एक बार अमर उजाला कार्यालय आए थे पिछली सरकार में, तो आपने जानकारी दी थी हम लोगों को कि ये योजना आपकी है, इसको आप पूरा करना चाहते हैं। अब मैं, हमारे बनारस के संपादक हैं वाराणसी के वीरेंद्र आर्या जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा वहां का संस्करण है। वीरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए आर्या जी। जी, मेरा सवाल नितिन जी यही है, जो जलमार्ग की चर्चा अभी हो रही थी, वाराणसी से जो हल्दिया का जलमार्ग शुरू तो हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय उद्योग ने उसको स्वीकार नहीं किया। पिछले 14 महीने हो गए और ऐसा नहीं लगता कि अभी उसको स्वीकार किया गया है। आप क्या मानते हैं, इसका क्या कारण रहा? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का आलू होगा, उत्तर प्रदेश का आम होगा, उत्तर प्रदेश के लिए लगने वाला जो मटेरियल बाहर से आता है वो सब अभी इसमें से आ सकता है। अभी तो हल्दिया से नेपाल की तरफ जाने के लिए गंडक का भी जलमार्ग बनकर, जो रोड से जाता है नेपाल का माल, वो गंडक के मार्ग पर नेपाल की सीमा तक पानी में ले जाकर वहां छोड़ना और वहां से जाने का भी प्लानिंग हुआ है इसमें। तो अब कैसा है कि यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैनॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। अब प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार, सब लोग इसका फायदा लेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट चालू करना चाहिए इसमें। अगर ये टूरिज्म कितना चालू होता है, वाराणसी में आपको पता है कि कितने बड़े बड़े फॉरेन टूरिस्ट आते थे और बड़े प्रमाण पर गंगा में क्रूज घूमते थे। अभी आप वर्ल्ड में जाओगे तो अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रियों में कितने क्रूज टूरिज्म बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी कुछ क्रूज आए हैं। मैंने सुना था, आप शायद मुझे करेक्ट करो, कि वाराणसी में एक ने क्रूज शुरू किया, वो एकदम 20-25 दिन के लिए बुक हो जाता है। इतना बड़ा उसमें पोटेंशियल है। तो आखिर वाराणसी के लोग, यूपी के लोग आगे आकर इसका एडवांटेज नहीं करेंगे, लेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे शिमला के संपादक है राकेश भट्ट जी, वो पूछना चाह रहे हैं कुछ प्रश्न। राकेश जी, आपने सवाल पूछिए।
नमस्कार मंत्री। नमस्कार। राकेश भट्ट हिमाचल से हूँ। हमारे यहाँ से 2 शो विंडो हैं एनएच के रूप में। मैं बात करूंगा कालका शिमला हाईवे और मनाली जो आगे आनंदपुर से जुड़ना है। तो इन दोनों हाईवेज की जो है डेडलाइन लगातार बढ़ती जा रही है। इवन जो 4 साल पहले टूरिस्ट आता है वो शिमला पहुंचते ही ये कहता है यार ये सड़क आखिरकार कब बनेगी जो है। तो एक तो ये सवाल है कि इन दोनों महत्वपूर्ण हाईवेज के लिए आप क्योंकि स्वयं मौजूद हैं तो बताएं क्या इनकी डेडलाइन अब है। और दूसरा जो आपने शिमला में आके कई साल पहले घोषणा करी थी 69 हाईवेज बनाने की बात थी 4400 किलोमीटर की, आपको समझन होगा वो भी अभी तक जमीन पे कुछ दिखाई नहीं दिए हैं। इतने सारे हाईवेज की घोषणा तो हुई थी लेकिन कुछ पे काम शुरू हुआ होता तो लगता। तीसरा मेरा सवाल है, एक बीआरओ की सड़क आपने अभी हाल फिलहाल में पीडब्ल्यूडी के सुपुर्द करी है मरम्मत के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जो कुल्लू से सड़क जा रही है, चाइना बॉर्डर से सटी हुई है करीब 250 किलोमीटर। उसके बहुत सारे वर्कर जो हैं आज की डेट में आंदोलनरत हैं कि उनका काम छिन गया है, हजारों की संख्या में है। पीडब्ल्यूडी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा है और बीआरओ से काम चले जाने के कारण उन्हें शंका है कि उनकी मजदूरी आगे के लिए छिन गई है। कृपया बताएं। ये तीसरा हाईवे जो तो शायद तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के मांग पर उनको दिया गया था जी। हाँ, तो उन्होंने मांगा था कि हमको दीजिए, हम इसका काम करेंगे। जो हाईवे हमने प्रिंसिपल हाईवे घोषित किए थे उसमें फिलहाल रोक लगी थी। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उसको अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है और अभी उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन उनको होगा। ये जो ज्यादा डिक्लेयर करने के बारे में जब उससे क्लियरेंस मिल जाएगा तो उसके बाद में ये काम हो सकता है। बाकी दोनों हाईवे में इतनी अड़चने आ रही है तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि हर जगह पर काम क्यों रुकता है, इसमें आप भी थोड़ा रिसर्च करिए। वहाँ जमीन का एक्विजिशन नहीं होता, इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाता, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के क्लियरेंसेस नहीं मिलते, तो कॉन्ट्रैक्टर तो बर्बाद हो गए इसमें काम करते करते, बैंक करप्ट हो गए बेचारे, रुक रुक के आखिर चले गए। एक ने 150 करोड़ का घाटा सहन किया। एक अच्छी कंपनी थी जो एक इसमें से एक काम कर रही थी, बेचारी आखिर पीट गए और एनसीएलटी में चले गए। तो अब वो रोड में अगर क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे समय पर तो क्या होगा। और इसलिए मैंने बीच में काफी मैं नाराज भी हुआ था कि ये काम क्यों नहीं होते। फिर मुख्यमंत्री जी के साथ 2-3 बार मीटिंगें की है और अभी काफी कुछ क्लियर हुए है। बीच में मैंने हमारे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की थी वहाँ। तो अभी मुझे लगता है दोनों हाईवे काम पर लग गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ तक काम हुए और मैं आपको एकदम नहीं बता पाऊंगा, और शायद ये उसकी एजेंसी बदल करके नया टेंडर निकालकर दोनों के काम दिए गए। नितिन जी, आमतौर पर लोगों को ये रहता है शायद अमर उजाला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही अखबार है। अमर उजाला 7 राज्यों से प्रकाशित होता है। हमारे साथ जम्मू के संपादक जो है भविंदर वशिष्ठ जी भी हैं, जम्मू कश्मीर का जो हमारा संस्करण है। भविंदर जी, आपका कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नितिन जी नमस्कार। मेरी आवाज जी आ रही है। नितिन जी, कश्मीर को देश से जोड़ने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे लगभग 5 साल से इसका काम अटका हुआ है। उधमपुर और बनिहाल के बीच थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ये हाईवे बंद हो जाता है और लैंडस्लाइड में कई लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। 4 लेन का ये बचा हुआ काम कब तक पूरा होगा? ये स्ट्रेच है लगभग 93 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर के बीच की कनेक्टिविटी भी निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही है इसकी वजह से। तो एक तो ये कब तक इसका किया हुआ है सर, एक थोड़ा सा है तो इस पे बताएं। और दूसरा कनेक्टिविटी से ही जुड़ा मेरा सवाल है कि लद्दाख को 12 महीने रोड कनेक्टिविटी देने के लिए 2018 में पीएम साहब ने जोजिला टनल का शिलान्यास किया था और देश को रोड टनल देश की सबसे लंबी टनल है। 2 बार इसके टेंडर रद्द हो चुके हैं सर। और अब क्योंकि लद्दाख में LAC पर जिस तरह का टेंशन है, इसी बीच में फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात आ रही है। लेकिन सामरिक महत्व के इस प्रोजेक्ट को कब तक इस पे काम शुरू हो पाएगा? और इसकी जैसा आप जानते हैं इसकी एस्टिमेट कॉस्ट भी लगातार बढ़ रही है, तो कोई लक्ष्य कोई ऐसा तय किया हुआ है इसको लेकर के? मेरा यही सवाल है। ये जोजिला बाईपास की जो टनल थी ये कम से कम लद्दाख और लेह को ऑल सीजन से जुड़ सकती थी, ऐसी है। और ये 2 बार नहीं 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ। जी सर। और टेंडर कैंसिल होने के बाद क्या होता है, 2 या 3 टेंडर आते हैं तो लोग आपत्ति उठाते हैं, तो इसलिए वो कैंसिल हुआ।
अभी बीच में एक टेंडर IL&FS को मिला, तो IL&FS का खत्म हो गई कंपनी, तो उसके कारण प्रॉब्लम आया तो कैंसिल करना पड़ा। अभी वो टेंडर की कॉस्ट मेरे पास 8,000 करोड़ आई थी। फिर मैंने एक इसके ऊपर सेमिनार लिया और पूरे देश के टनल कॉन्ट्रैक्टर्स को और उनको बुलाकर दिल्ली के ओबेरॉय होटल में और हमारे लोगों को कहा कि ये तो सस्ते में होनी चाहिए। और अभी हमने जो मॉडल तैयार किया है वो 4,500-5,000 करोड़ का है, 6,000 करोड़ तक जाएगा अंदाजन। उसका टेंडर हमने 4 दिन पहले साइट पर ये किया है और वो टेंडर, अब सरकार में नियम होते हैं, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी से करप्शन मुक्त काम करते हैं, कोई ठेकेदार हमको बोल नहीं सकता, ना कोई हमारे पर आंच लगा सकता। अब उसके ऊपर नियमों के दिन होकर जो प्रोसीजर होता है उसमें डिले होता है, उसके कारण ये समस्या आती है। और अभी ये टेंडर, ये पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को इतने दिनों में ये कैसे कैसे दोष किसका भी हो, और ये लगातार इस प्रकार से 3 बार टेंडर आए गए, नहीं हो पाया। अब चौथी बार इसको हमने वेबसाइट पर रखा है। या काम करना भी बहुत कठिन है क्योंकि कारगिल के नीचे से जाता ही है, तो वहां बहुत बड़े प्रमाण पर -8 डिग्री तक के टेम्परेचर है, तो बहुत कठिन है। और मेरा प्रयास है कि भारतीय कंपनी ये काम करे बने तक। कुछ टेक्निकल डिजाइन में हमने चेंजेस किए ताकि इंडियन कंपनी कर पाए, और लगभग उसका टेंडर अभी अपलोड किया है और मुझे लगता है 3-4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसको पूरा करेंगे। अभी एक अमाउंट ज्यादा है तो ये कैबिनेट तक अप्रूवल के लिए जाता है। तो मेरे मन में भी आपके जैसे कभी अनेक बार अस्वस्थता होती है और मैं भी हेल्पलेस हूँ, क्योंकि जो नियम है उसके आधार पर सब करते करते इसमें डिले होता है और इसको बहुत ज्यादा डिले हुआ है। एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कही कि श्रीनगर से जम्मू तक आने वाले रोड में हमने एक टनल का उद्घाटन किया जिससे ये अंतर 2.5 घंटे कम हुआ है। जी सर। क्या नाम उसका टनल का नाम? नाशी टनल सर। हाँ, नाशी टनल। तो वो एक अच्छा काम हुआ। फिर दूसरा एक टनल नवयुग बना रही है, उसको भी अभी जल्दी वो फाइनल हो जाएगी, पूरा हो जाएगा काम। इसके साथ जो 2 काम दिए थे, ग्यामन इंडिया को और एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बीच में अड़चन में आ गई। अब वो काम दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को देकर करने की कोशिश है। और ये जो ग्यामन का, इसमें क्या होता है, ये ऐसा एक प्रकार का एरिया है, यहाँ बार बार लैंडस्लाइडिंग होता है और रोड करना बहुत डिफिकल्ट है और इसमें बहुत अड़चने आ रही है। और उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी, इसमें हम लोग फेल हो गए, ये भी अड़चन आई थी, उनकी भी हालत खराब है जिन्होंने काम दिया। अब टेंडर में जिसको मिला उसको देना पड़ता है। तो ये एक काम अभी ग्यामन इंडिया वाला जो है, उनने काफी कुछ काम किया है और उनको हम लोग मदद करके वो काम पूरा कर रहे हैं। और दूसरे काम में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को भी रिप्लेस करके दूसरे किसी को दिया है। अब ये दोनों काम मुझे लगता है कि होंगे, पर अभी जो लगातार लैंडस्लाइडिंग होता है यहाँ, इसलिए एक बार काम करो फिर को गिर जाता है। दूसरी बात, यहाँ भी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ डंप कहाँ डालना, अनुमति नहीं मिलती, बहुत तकलीफें होती है। तो एक इसमें तकलीफ के विषय है भी, और वो हमारी जिम्मेदारी है। और दोनों करके ये रोड का काम अभी वॉर फुटिंग में चल रहा है, मैं इसका फॉलोअप लेता हूँ। आपने एक नहीं बताया कि जम्मू का रिंग रोड कितना पूरा हुआ क्या? जम्मू का तो हो गया सर। तो आप जो काम होता है वो नहीं बताते। तो जम्मू का भी करीब मुझे 2-1 हजार करोड़ का हमने रिंग रोड बनाया, वो पूरा हुआ है। श्रीनगर का भी रिंग रोड पूरा कर रहे हैं। और ये जो काम है ये अभी ध्यान में है। और आपको इस काम में जो अड़चने हैं वो कुछ भगवान की तरफ से, निसर्ग की भी अड़चने हैं, पर ये भी काम होगा। और आगे की जो टनल है, जो दूसरी एक है, वो भी हो जाएगी और जम्मू से श्रीनगर एकदम अच्छा रास्ता हो जाएगा। और आपको खुशी की बात यह है कि कटरा से दिल्ली हम लोग अभी हाईवे बना रहे, कल ही उसकी अलाइनमेंट हमने पूरी फाइनल कर दी है। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। जितेंद्र सिंह जी भी थे उस दिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे वो भी सब थे, और अब अलाइनमेंट पक्की कर दी है। और ये दिल्ली से श्रीनगर 4 घंटे में होगा, और 4 घंटे के बाद श्रीनगर, अपना दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में आएंगे। और अमृतसर से फिर मुझे पता नहीं, वहां से भी हम लोग टोटल 6 घंटे लगेंगे सर। 6 घंटे का बताते हैं। हाँ, तो वो एकदम आपके लिए रिवोल्यूशनरी हो जाएगा। ट्रैफिक, टूरिस्ट भी आएंगे और कश्मीर और श्रीनगर के लिए एक बहुत बड़ी एक लाइफलाइन मिल जाएगी आपको। और ये भी काम हम इसी साल में 3-4 महीने में शुरू करने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, काफी लंबी चर्चा हो गई हम सबके साथ, आपने बहुत विस्तार से जवाब दिए हैं। अभी इंदु शेखर पंचोली जी का एक और सवाल है, ये सवाल पूछने के बाद फिर हम इस चर्चा को जो है विराम देंगे। इंदु जी, अपना सवाल पूछिए। नितिन जी, एमएसएमईज को दोबारा खड़ा होने के लिए उनका बकाया एक बड़ा इशू है। आपका खुद ने एक बार किसी रेफरेंस में कहा था कि 5 लाख करोड़ बकाया है,
सरकार और इंडस्ट्रीज पर, तो वो गति आगे बढ़ी उसके पेमेंट के लिए या अभी तक वही स्टैंड स्टिल है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मेरे बात को जो मैंने कहा उसको गलत प्रकार से कुछ लोगों ने लेकर उस पर आपत्ति उठाई थी। पहली बात तो ऐसी है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री और अंडरटेकिंग, राज्य सरकार की मिनिस्ट्री और उसके अंडरटेकिंग और मेजर इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग, ऐसे मिलकर अंदाजन 5 लाख करोड़ का हो सकता है। ऐसे एक मीटिंग मैंने ली थी, उसमें अंदाज लेकर ये किया था। और इसमें करीब हमने एक पोर्टल खोला है समाधान करके, उसके आधार से हमने 40,000 करोड़ का निपटारा किया है। पर इसमें ये टीथलेस है, इसको कोई अधिकार नहीं है। और एक बात सही है कि सरकार में भी, हमारे भारत सरकार ने आदेश निकाला है कि 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और अंडरटेकिंग जो भी छोटे लोगों का पैसा है एमएसएमई का, वो तुरंत दे दे। और मैंने इसी प्रकार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनुरोध किया है कि उनके राज्य में भी पब्लिक अंडरटेकिंग और मिनिस्ट्रीज का जो राज्य सरकार का अधिकार है, वो पैसे भी आप तुरंत दे दें। और मेजर इंडस्ट्री के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि अभी इस बहाने मुझे मौका मिला, मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, पर पिछले 1.5 महीने में मैं 14 करोड़ लोगों से मिला हूँ, अलग अलग एसोसिएशन को मिला हूँ और उनकी समस्याएं मैंने ढूंढी। तो ध्यान में आया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उनमें जो मेजर इंडस्ट्री के लोग मुझे मिले, उनको मैंने अनुरोध किया कि ये पैसा आप तुरंत दीजिए। हम इसके ऊपर आज कोई कार्रवाई भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री की हालत खराब है, इस समय बहुत खराब है। पर जल्दी ही इसके ऊपर समाधान ढूंढने के लिए हमने काफी अध्ययन किया है, कुछ करने का हमारा इरादा भी है, पर अभी इस समय नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत गंभीर समस्या है, ये एमएसएमई के लिए ऑक्सीजन जैसा है, और ये पैसा अगर उनको तुरंत मिलेगा तो उनको बहुत ताकत मिलेगी। मैं इस विषय की तरफ गंभीरता से देख रहा हूँ और 40,000 करोड़ का निपटारा हुआ है, और अभी भी बड़े प्रमाण पर है। अब ये जो पोर्टल मैंने आज जो आपको बताया चैंपियन, तो मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आपके मार्फत उन सब एमएसएमई को कहिए कि जिनको पैसा नहीं मिला है वो इसके ऊपर अपना नाम रजिस्टर करके भेजे, ताकि मैं भी उन मंत्री विभागों से, राज्य सरकारों से, प्राइवेट इंडस्ट्री से बात करूंगा और निश्चित रूप से उनको देने के लिए कहूंगा। इसके बारे में कोई कानून बनाना, उन्होंने अपने साल भर के डिक्लेरेशन में इंडस्ट्री ने अपने बैलेंस शीट के समय दिखना कि कितना पैसा दिया, कितना नहीं दी, ऐसे सब सुझाव आए थे। पर इस समय सभी लोग अड़चन में हैं और ऐसे समय हम लोग कोई कड़ी भूमिका लेना इस समय कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर जल्दी जैसे ये सब स्थिति ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम कुछ निश्चित निर्णय करेंगे, जिससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। और ये विषय की तरफ बहुत बारीकी से लगातार मॉनिटरिंग मैं कर रहा हूँ, ध्यान भी है, और इसके जितने कुछ हो सकता है मदद भारत सरकार की ओर से करने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे सबके सवालों के जवाब दिए और आपसे बहुत उम्मीदें हैं एमएसएमई के सेक्टर के लोगों को। इसके अलावा सड़क परिवहन क्षेत्र के को लेकर के बहुत उम्मीदें हैं। आप एक बड़ा जबरदस्त ट्रांसपोर्ट अधिनियम आपने ला करके आपने दुर्घटनाएं रोकने का भी बहुत प्रयास किया है। बहुत सारे काम किए हैं, आप जाने जाते हैं अपने काम के लिए ही। और आज आपने जो हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। अमर उजाला परिवार आपके प्रति आभारी है और जल्दी ही फिर कभी किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर हम लोग रूबरू होंगे। आज के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।